अब देखिएगा, आप अभी तक हम अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले चैप्टर में कंपैरिजन टेस्ट पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं हम न्यू टेस्ट पढ़ चुके हैं। अब आ रहा है ये 12.10 एविस टेस्ट। एविल टेस्ट, जो एविल टेस्ट है ये कन्वर्जेंट को तो बता सकता है कि कन्वर्जेंट आपका इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं है फर्स्ट काइंड का, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो वो क्या होगा। तो यानी कि केवल कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए ही हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस टेस्ट के स्टेटमेंट में है इफ इंटीग्रेशन a to infinite fx dx converge and phi x is bounded and monotonic for x greater than equal a, then integration a to infinite fx into phi x dx is convergent। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हमारे एबिस टेस्ट में क्या रूल है, एक इंटीग्रेशन a to infinite fx dx कन्वर्ज, यानी कि एक आपके पास फंक्शन है स्मॉल एफ इस प्रकार से है कि उसका इंटीग्रेशन जब a to इनफाइनाइट लिमिट में करेंगे तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वो कन्वर्जेंट है। एंड फाई एक्स इज बाउंडेड, फाई एक्स बाउंडेड है यानी कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती। एंड मोनोटोनिक फॉर एस ग्रेटर देन इक्वल ए, यानी कि एक्स इक्वल टू ए या उससे आगे वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक बोलते हैं एक लय को, यानी कि मोनोटोनिक उन फंक्शन के लिए यूज़ होता है जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं, यानी कि जो फंक्शन लगातार बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, बड़ी वैल्यू रखने पर बड़ा आंसर आएगा, तो वो फंक्शन जो है मोनोटोनिक में आ जाते हैं। इंक्रीजिंग वाले भी आ जाते हैं, डिक्रीजिंग वाले भी आ जाते हैं। तो यानी कि इसमें ऑक्सीलेटरी फंक्शन शामिल नहीं होंगे। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 रन होती है, फिर 1 से फिर लौट करके वापस -1 आ जाती है। तो फाई एक्स जो फंक्शन होना चाहिए वो मोनोटोनिक होना चाहिए, यानी कि या तो वो लगातार इंक्रीज होता रहना चाहिए या वो डिक्रीज होता रहना चाहिए। अगर ऐसा है देन इंटीग्रेशन a to infinite fx phi x dx is convergent। तो इंटीग्रेशन a to infinite fx phi x dx जो है वो कन्वर्जेंट होगा, यानी कि एक इंटीग्रेशन एक फंक्शन स्मॉल एफ आपके पास इस प्रकार से है कि आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पहले से ही पता है कन्वर्जेंट है। एक फंक्शन है फाई एक्स जो मोनोटोनिक है, यानी कि इंक्रीजिंग है या बाउंडेड है। तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करके जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन भी जो है वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ जरा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा रूल जो है वो अलग लगेगा। ये प्रूफ जो है अब करा रहा हूं मैं, ये है सिंस फाई एक्स इज बाउंडेड एंड monotonic for x greater than equal a, then by second mean value theorem, इंटीग्रेशन ये ले लेते हैं d1 से d2 fx phi x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, दो पार्ट कर देता हूं मैं। एक फाई b1 इंटीग्रेशन b1 से अल्फा fx dx, दूसरा फाई b2 इंटीग्रेशन अल्फा से b2 fx dx, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ आपके लिए नोट लिख देता हूँ, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। वेयर आप लिमिट जो जानी थी
अब लिमिट यहाँ B1 से B2 जा रही है, इसके बीच में अल्फा डाला गया है वेयर। अब लिमिट यहाँ ओरिजिनल ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए लेस देन है B1 के, B1 लेस देन है अल्फा के, और अल्फा लेस देन है B2 के। ये अभी हम इससे पहले चैप्टर है राइमन इंटीग्रल, तो राइमन इंटीग्रल चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम इस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो ये सेकंड मेन वैल्यू थ्योरम जो है वो राइमन इंटीग्रल में आएगी। यानी कि राइमन इंटीग्रल के लिए मैं सीधे सीधे से बता देता हूँ कि जी मीन वैल्यू थ्योरम है, वो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि जैसे ये फंक्शन आपका f इंटू फाई है, उसका इंटीग्रेशन दे रखा है, और फाई जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक फंक्शन है। क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन। तो आप फाई को उठा करके बाहर रख सकते हैं। तो इस तरह से दो वैल्यू यहाँ B1 से B2 के लिए दो वैल्यू तोड़ी गई है, एक बार B1 से अल्फा चले गए, एक अल्फा से B2 चले गए हैं। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू B1 पर ले ली है, तो यहाँ फाई B1 बाहर आ गया है। दूसरे वाले पर लिमिट B2 बननी थी, तो वहाँ पर फाई B2 जो है बाहर आ गया है। तो फाई मुझे दो बार बाहर निकालना था, लोअर लिमिट पर भी और अपर लिमिट पर भी, तो इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो दो बार तोड़ दी गई है। अभी फिलहाल इस फार्मूले को आप नोट फाइंड की तरह से यूज कीजिएगा। अब ये फार्मूला हो चुका है सेकंड वाइड। अब मैं इसका मोड ले लेता हूँ, या अब इक्वेशन नंबर 1 अगली वाली लाइन में लिखेंगे। देखिए मॉडुलस मोड इंटीग्रेशन B1 से B2 fx फाई एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड फाई B1 और इंटीग्रेशन मोड रह गया है मोड इंटीग्रेशन B1 से अल्फा fx dx प्लस मोड फाई B2 मोड इंटीग्रेशन अल्फा से B2 fx dx। ये डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू लेकर के आनी है। अब जो हमारा फंक्शन फाई एक्स है उसके लिए लिखा हुआ है बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड है तो कोई ना कोई इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जरूर होगी। अब मैं इसका अपर बाउंड लेने वाला हूँ। given that phi x is bounded, then there exists a positive constant capital M such that फंक्शन आपका बाउंडेड है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर, और फंक्शन बाउंडेड देख लीजिएगा किसके हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल ए के लिए है, और यहाँ पर B1 और B2 मेरे दो मान लिए गए हैं, वो ए से ग्रेटर देन होते हैं। गिवन दैट fx इज बाउंडेड के साथ यहाँ ये और बढ़ा लीजिएगा फॉर एज ग्रेटर देन ए, यानी कि ए से आगे जाकर के x की अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं आप तो उस पर फंक्शन आपको बाउंडेड होगा। तो ये मैंने अपर बाउंड मान लिया है पॉजिटिव कांस्टेंट m सच दैट तो ये हो जाएगा फाई एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल M मोड फाई एक्स, और ये कंडीशन काम करेगी फॉर एज ग्रेटर देन ए। जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो ये कंडीशन काम करेगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, चूंकि B1 ग्रेटर देन a के है कॉमा B2 ग्रेटर देन a के है, दिस टू इम्प्लाइज, तो मोड फाई B1 अगर आप करेंगे तो लेस देन इक्वल M हो जाएगा, और कॉमा मोड फाई B2 अगर आप करेंगे तो वो भी लेस देन इक्वल M हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। ये दो वैल्यू आ गई है मेरे पास, मोड फाई B1 आ गया है और यहाँ पर मोड फाई B2 आ गया है। इनका तो काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट fx dx कन्वर्ज है। अगर इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो निश्चित राशि आएगा, और निश्चित राशि के लिए डेफिनेशन हम एप्सिलॉन डेल्टा की यूज करने वाले हैं। सिंस इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट fx dx इज कन्वर्जेंट, integration a to infinite fx dx is convergent, then for epsilon greater than 0 there exists delta greater than
0 सच दैट मोड इंटीग्रेशन में डाल दीजिएगा b1 से b2 fx dx, ये लेते हैं यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m फॉर, अब b1 b2 अपने पास से डाले गए हैं तो इनके लिए शर्त लगेगी b1 b2 ग्रेटर देन होने चाहिए डेल्टा से। जो b1 b2 है वो जो है डेल्टा से बड़े होने चाहिए। ये यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लगा दी है यहाँ पर b1 और b2। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ b1 से अल्फा जा रहे हैं और यहाँ अल्फा से b2 जा रहे हैं, तो यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जब b1 b2 यानी कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो दोनों डेल्टा से बड़ी होंगी, है ना, तब ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर एप्सिलॉन डाला गया, एप्सिलॉन तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाला गया है। अपॉन में क्या डाला गया है? 2 इसलिए डाला गया है कि इक्वेशन नंबर 1 में आधा एप्सिलॉन यहाँ से बनेगा, आधा एप्सिलॉन यहाँ से बनेगा, तो जुड़ करके एप्सिलॉन आ जाएंगे। और अपॉन में m इसलिए डाला गया है क्योंकि जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा तो m आ जाएगा, तो m से m कटेगा, आधा एप्सिलॉन पहली टर्म में बनेगा और आधा एप्सिलॉन दूसरी टर्म में बनेगा। लास्ट रिजल्ट जो है हमारा एप्सिलॉन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब इस इंटीग्रेशन में मुझे b1 से अल्फा जाना है, इधर अल्फा से b2 जाना है। अब अल्फा के लिए शर्त ले लेते हैं कि जो हमारा अल्फा है वो b1 और b2 के बीच में पड़ता है। उधर देखिएगा b1 b2 जो है वो दोनों डेल्टा से बड़े हैं, क्योंकि b1 लेस देन अल्फा लेस देन b2 देन अल्फा ग्रेटर देन डेल्टा। तो जो अल्फा है 100% वो भी डेल्टा से बड़ा होगा, तो यानी कि अल्फा के लिए भी मैं लिमिट लगा सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा मोड इंटीग्रेशन b1 से b2 fx dx लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा एंड मोड इंटीग्रेशन अल्फा से p2 fx dx लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो जाती है। यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दीजिएगा। अब लास्ट लाइन हमारे पास आ रही है, अल्फा एप्सिलॉन हमारे पास बन चुका है, तो यहाँ से हो जाता है मोड इंटीग्रेशन b1 से b2 fx x dx लेस देन, ये हो जाएगा m इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2m प्लस m इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2m, m कैंसिल, आधा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मिलकर के एप्सिलॉन ही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन b1 से b2 fx x dx लेस देन एप्सिलॉन। और आपको पता ही है जब मोड की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो जाती है तो वो एक निश्चित राशि के रूप में प्राप्त हो जाता है ना। तो b1 से b2 यानी कि b1 से b2 अगर कोई भी इंटीग्रेशन आप लेते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। और यहाँ देख लीजिएगा, अब b1 से b2, b1 जो है a से आगे है और b2 को आप कितना भी लार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं इस टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट fx x dx इज कन्वर्जेंट। इस प्रकार से जो है एबिट टेस्ट का प्रूफ जो है वो हो जाता है। अब मैं एबिट टेस्ट के आपको क्वेश्चन करना सिखा देता हूँ किस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखिएगा, ये मैंने एबिट टेस्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। एबिट टेस्ट हमसे ये कहता है कि एक फंक्शन, अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हो तो एक आपको fx कहना है, एक आपको phi x कहना है। लेकिन शर्त यह है कि fx जो है या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो होता क्या है, जिस फंक्शन का आपको गारंटी के साथ पता हो कि इसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट आएगा तो वो तो आप fx में डाल देंगे, और जिसका आपको गारंटी के साथ पता है कि फंक्शन बाउंडेड है या मोनोटोनिक फंक्शन है वो आप phi x में डाल देते हैं। अब हम इसे ऐसे लिख देते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट fx phi x dx, ये है phi x इक्वल टू डाल देते हैं cos x अपॉन एक्स स्क्वायर phi x इक्वल टू डाल देते हैं 1 माइनस e टू दी पावर माइनस x। अब इस वाले फंक्शन को देखिएगा fx इक्वल टू cos x अपॉन एक्स स्क्वायर को,
इसको मुझे प्रूव करना है कि ये इंटीग्रेशन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो इस कन्वर्जेंट इंटीग्रेशन को प्रूव करने के लिए मैं अपने कंपैरिजन टेस्ट का सहारा लेता हूँ। अभी इसका कंपैरिजन टेस्ट में मुझे मोड लेना होता है, चूंकि मोड एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है मोड कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लेस देन इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि मोड कॉस एक्स लेस देन इक्वल 1 को फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम कन्वर्जेंट ले रहे हैं। अब मैं ये कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जिससे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कन्वर्जेंट है। अब वहाँ पर एफ और फाई लेते थे ना, फाई की जगह में इस फंक्शन को साई ले लिखा हूँ मैं, ऐसे लिख लेता हूँ मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल साई एक्स, वेयर साई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इंटीग्रेशन लिमिट ए टू इनफाइनाइट है और साई एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, अब यहाँ पर थोड़े टेस्ट बड़े होते चले जा रहे हैं तो शॉर्टकट लगाते चलेंगे, ए टू इनफाइनाइट डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स, ए टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। ये फाइनाइट क्वांटिटी आ चुकी है, तो इस टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट साई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट में आपने सिखाया था, आपको सिखाया गया था कि कन्वर्जेंट से छोटा इंटीग्रेशन, छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट होता है। साई एक्स से छोटा मोड फाई एक्स है, तो इस टू इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट कॉमा इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट आपका प्रूव हो चुका है। अब एक थ्योरम का जो एक पार्ट है वो आपका प्रूव हो चुका है। अब दूसरे देख लीजिए, फाई एक्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि फाई एक्स इक्वल टू है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। जो ई टू दी पावर एक्स होता है तो ई की वैल्यू 2.7 होती है अप्रॉक्सीमेट, तो 2.7 की पावर अगर आप एक्स 0 से वैल्यू आगे बढ़नी शुरू करेंगे तो वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। ई टू दी पावर एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ई टू दी पावर माइनस एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन साथ में क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, और माइनस लगते ही जो है वो नेचर चेंज हो जाती है। तो ये फंक्शन ई टू दी पावर एक्स इंक्रीजिंग है, ई टू दी पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग है, लेकिन ई टू दी पावर माइनस एक्स पे जब माइनस लगाओगे तो उसकी नेचर चेंज कर देगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और बाउंडेड भी होगा, क्योंकि किसी भी हालत में जो है इसका आंसर जो है वो आप अनंत नहीं बना सकते। अब ऐसे लिख देते हैं, फाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इज मोनोटोनिकली increasing and bounded for x greater than a। x greater than a के लिए वो बाउंडेड है। दोनों रूल हमारे एबल टेस्ट के पास हो चुके हैं, तो बाय एबल्स टेस्ट इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स is equal to integration a to infinite 1 minus e to the power minus x और cos x upon x square dx is कन्वर्जेंट। और इस प्रकार से ए बी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें i इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा है हमें a टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और वेयर a ग्रेटर देन 0। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 आपको मिला हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह से करेंगे। ये वाली वैल्यू, ये तो आप फाई एक्स में लेकर के जाएंगे। अब इसमें e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया है, तो ये डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू आप एफ एक्स में लेकर के जाएंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो मोड लगाएंगे तो लेस देन इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फिर वो कंपैरिजन टेस्ट इसमें पास हो जाएगा।
यानी कि 2s एग्जाम्पल 1। अब आप इसे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह से कर सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल में जो है हमारा कोई भी फर्क नहीं है। अब उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, डिचलेट टेस्ट पर। ये हमारा टेस्ट है 12.11 डिचलेट टेस्ट। ये हमारा 12.11 है डिचलेट टेस्ट। जो एबिल्स टेस्ट है वो एबिल टेस्ट कब तब फॉलो होता है जब फंक्शन बाउंडेड होते हैं और मोनोटोनिक होते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। ये डिचलेट टेस्ट भी आपको कन्वर्जेंट की जांच करके बता देगा, लेकिन ये आपको वहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ बाउंडेड फंक्शन आ जाते हैं, है ना। बाउंडेड फंक्शन आ जाते हैं और जैसे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होते हैं, यानी कि ऑक्सीलेटिंग फंक्शन होते हैं, तो वहाँ ये टेस्ट लगाना जो है फायदेमंद रहता है। और डिचलेट टेस्ट में यह है इफ fx is bounded and monotonic, fx is bounded and monotonic and limit x tends to infinite, fx is equal to 0, then integration a to infinite fx into phi x dx converge if mod integration a to a phi x dx is bounded for finite value of x। proof। अब होता क्या है, अब ऐसे फंक्शन बारे में आ रहे हैं, देखिएगा किस तरह से लिखा है। एक फंक्शन fx है, fx बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक होना चाहिए, और ख़ास बात होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जब लगाएंगे fx पर तो 0 हो जाएगा। तो देन इंटीग्रेशन fx dx, fx dx जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन f के साथ वहाँ पर फाई बढ़ाया गया है ना, तो शर्त ये है, तो फाई का जो इंटीग्रेशन है a से x जब लिमिट लेंगे तो बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि किसी भी हालत में वो निश्चित राशि होना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए, है ना। फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, जबकि x का मान जो है वो निश्चित है। इसका प्रूफ भी जो है बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हमने एबिल टेस्ट का प्रूफ करा था। अब ये कर लेते हैं ये y, फिर उसी तरह से हम लेते हैं y सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन v1 से v2 fx इंटू फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो फंक्शन है बाउंडेड वाला वो स्मॉल f है, तो पीछे वाली जो एबिल टेस्ट का प्रूफ था उसमें फाई बाहर लेकर के आया था, अब f बाहर ला रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा f v1 इंटीग्रेशन v1 से अल्फा फाई एक्स डी एक्स, दूसरे में हो जाएगा f v2 इंटीग्रेशन अल्फा से v2 फाई एक्स डी एक्स, वेयर a लेस देन v1 लेस देन अल्फा लेस देन v2। अब यहाँ पर देखेंगे इसका प्रूफ भी जो है काफ़ी हद तक जो है वैसा का वैसा ही चलेगा। अब यहाँ पर अब इसका मॉडुलस ले लीजिएगा, टेकिंग मॉडुलस, तो ये हो जाता है मोड इंटीग्रेशन v1 से v2 एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल मोड एफ v1 हो जाएगा मोड इंटीग्रेशन v1 से अल्फा फाई एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस मोड एफ v2 हो जाएगा मोड इंटीग्रेशन अल्फा से v2 फाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से 4 मोड मेरे पास आ चुके हैं।
अब जो जानकारी मुझे टेस्ट में दी गई है स्टेटमेंट में, उनका रूल उनको अप्लाई करके मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इक्वेशन नंबर 1 की जो RHS है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाती है। अब एप्सिलॉन के लिए चलने जा रहे हैं, अब हम एक एक रूल उठाते चले जाइएगा। सबसे पहले ये देखिएगा जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मोड इंटीग्रेशन a टू x f(x) dx जो है वो बाउंडेड है फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x। अब इसके लिए ऐसे लिख लेते हैं, वेरिएबल में चेंज कर दूंगा यहाँ पर लिमिट का, सिंस इंटीग्रेशन a टू t phi x dx इज बाउंडेड then there exists a positive constant m such that, ये अपर बाउंड हो गया है, सबसे बड़ी वैल्यू आ गई है, मोड इंटीग्रेशन a टू t f(x) dx लेस देन इक्वल m फॉर कंडीशन बन जाएगी t ग्रेटर देन इक्वल a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल a हो गई है। अब यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 में एक बार तो जाना है b1 से अल्फा और दूसरी बार जाना है अल्फा से b2। अब मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके लिमिट तोड़ने वाला हूँ, चूंकि मोड में डाल दीजिएगा इंटीग्रेशन, पहली लिमिट उठाइएगा b1 से अल्फा phi x dx मोड। अब इस लिमिट को तोड़ दीजिएगा, a से अल्फा phi x dx माइनस a से b1 और phi x dx। अब यहाँ देखिएगा लिमिट में b1 से अल्फा जा रहा था, b1 से अल्फा जा रहा था, तो बल्कि इसे ऐसे करिएगा, बल्कि इसे ऐसे करके दिखाता हूँ मैं। b1 से अल्फा जा रहे थे ना, तो लिमिट बाद में चेंज करेंगे यहाँ, या माइनस बाद में बनाता हूँ मैं। पहले मैं चलता हूँ इंटीग्रेशन b1 से a phi x dx प्लस यहाँ a से चलते हैं अल्फा phi x dx। अब यहाँ जो लिमिट है इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करने के लिए लोअर लिमिट a होनी चाहिए, तो इसका मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो ये हो जाता है मोड इंटीग्रेशन a से अल्फा phi x dx माइनस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी a से b1 phi x dx। अब मोड को अंदर ले जाते हैं लेस देन इक्वल में, तो ये लेस देन इक्वल हो जाता है मोड इंटीग्रेशन a से अल्फा phi x dx प्लस मोड माइनस इंटीग्रेशन a टू b1 phi x dx। इस मोड से ये माइनस हटा दीजिएगा, लेस देन इक्वल a से अल्फा phi x dx प्लस मोड a टू b1 phi x dx। अब यहाँ पर दो बार ये भी a से आगे जा रहे हैं, यहाँ भी a से आगे जा रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है फॉलो हो जाती है। यहाँ पर यूज इक्वेशन 2 ये हो जाता है मोड इंटीग्रेशन b1 से अल्फा phi x dx लेस देन m ये है और m ये है, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा 12। अब देखिएगा ये वैल्यू आ चुकी है, इसका जो मोड है वो छोटा हो गया है 2m से। अब दूसरी वैल्यू में सिमिलरली डाल देंगे, सिमिलरली इंटीग्रेशन। अब सिमिलरली में इस वाली लिमिट को उठा लीजिएगा, मोड अल्फा से b2 phi x dx लेस देन इक्वल 12। अब इन दोनों के एक साथ उठा लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 में आ गई हैं। अब एक फंक्शन जो मेरा फंक्शन है f(x),
उस fx की जो लिमिट है वो 0 दे रखी है। अब मैं लिमिट के लिए जो है एप्सिलॉन डेल्टा की जो टेक्निक है वो उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब ये ले लेते हैं, सिंस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इज इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 since there exists epsilon greater since, बल्कि ऐसे लिखना चाहिए, then for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fx लिमिट 0 है तो लिमिट घटाते हैं तो लिमिट लेकिन 0 पड़ा हुआ है तो 0 माइनस करने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोड fx जो होगा वो लेस देन ले लेते हैं एप्सिलॉन अपॉन 4m से फॉर f ग्रेटर देन डेल्टा। ये ध्यान रखिएगा जब इनफाइनाइट पर लिमिट लगती है, जैसे सिंपल लिमिट लगती है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए लिमिट लगती है तो हमेशा लेस देन डेल्टा आता है। लेकिन अगर लिमिट वहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा रहे हैं तो इनफाइनाइट दुनिया की सबसे बड़ी राशि है। तो एक अकेली कंडीशन यही होती है जिसमें डेल्टा के साथ हमेशा ग्रेटर देन लगता है, जैसे कि ये लगाया है। अभी आप इसे x लिमिट को x टेंड्स टू 0 कर दीजिएगा, मैं मोड x लेस देन डेल्टा कर दूंगा। लेकिन अब जो लिमिट लग रही है वो इनफाइनाइट लग रही है, तो इनफाइनाइट तो दुनिया की सबसे बड़ी राशि है, तो ये तो तभी फॉलो होगा ना जब आप सबसे बड़ी राशि लेंगे। तो आप कंडीशन लगाते हैं कि ये तभी पालन होगा जब x जो है वो डेल्टा से बड़ा होगा। अब ये कंडीशन में अब एप्सिलॉन तो आंसर लाना है तो एप्सिलॉन तो डेफिनेशन से डलेगा ही डलेगा। अब 4m मैंने क्यों डाला है, 4m इसलिए डाला है, ये दोनों वैल्यू मेरी 2m हो गई हैं, तो यहाँ पर भी 2m है और यहाँ पर भी 2m आएगा। जब ये दोनों वैल्यू मेरी ये दोनों वैल्यू मेरी 2m से बड़ी हो जाएंगी, है ना, लेस देन इक्वल में 2m आ जाएगा तो आधा, तो बटे में 4 यहाँ डाल दिया, बटे में 4 यहाँ डाल दिया, तो 2 दूनी 4 कटेगा, आधा एप्सिलॉन पहली टर्म से मिलेगा और आधा एप्सिलॉन दूसरी टर्म से मिलेगा और दोनों मिलकर के जो है वो एप्सिलॉन बना लेंगे। अभी एप्सिलॉन अपॉन 4m हो गया है फॉर s ग्रेटर देन डेल्टा के लिए। अब यहाँ से अब ये जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कंडीशन तब अप्लाई होगी जब x जो है वो डेल्टा से बड़ा होगा। अब ऐसे लेते हैं चूज, अब हमें मुझे ये चाहिए f(b1) और f(b2). अब इस तरह से चूज करिएगा b1, b2 ग्रेटर देन डेल्टा। b1 और b2 जो है वो इस तरह की राशि लीजिएगा जो डेल्टा से बड़ी है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका मोड f(b1) लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m मोड f(b2) लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। इक्वेशन नंबर 4, यूज इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है मोड इंटीग्रेशन b1 से b2 fx dx। यहाँ लेस देन हो जाएगा, ये वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 4m हो जाएगी इंटू 2m, एप्सिलॉन अपॉन 4m इंटू 2m। अब देखिएगा दोनों पदों में मुझे आधा एप्सिलॉन जो है वो मिल चुका है। तो ये हो जाता है मोड इंटीग्रेशन b1 से b2 fx, सॉरी यहाँ 5x छूट गया है मेरे से, fx इंटू 5x dx, fx इंटू 5x dx लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिएगा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू थी स्मॉल f और स्मॉल फाई का मल्टीप्लाई करके जो इंटीग्रेशन बन रहा है तो वो जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, और यानी कि जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट क्वांटिटी है। अब आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। दिस टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट fx इनटू 5x dx इज कन्वर्जेंट। इस तरह से जो है आपका ये इंटीग्रेशन जो है कन्वर्जेंट हो जाता है। अब देखिएगा डिरिचलेट सेट को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल उठाया है, एग्जाम्पल नंबर 3, i इक्वल टू है 0 टू इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो रही है। मेरे डिरिचलेट टेस्ट में भी और एविल टेस्ट में भी लिमिट 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, तो लिमिट 0 से आगे जाएगी, है ना, तो लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा आपको पता है कि आप साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर मैं मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ 2x डाल दूँ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या डाल दो 2x, तो आप तुरंत
एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, 2x dx dt में चला जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप माइनस का कॉस टी कर देंगे सीधे सीधे, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई में जरूरत पड़ेगी 2x की, यानी कि मल्टीप्लाई में x आने वाला है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है कि अगर x मल्टीप्लाई में आ रहा है या x डिवाइड में आ रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, लिमिट को इस तरह से तोड़िएगा कि लिमिट दो भागों में बढ़ जाए, मतलब 1 से आगे की लिमिट जो है वो अलग होनी चाहिए और 1 से आगे के पीछे की लिमिट जो है वो अलग होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं भी x मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ रहा है, लिमिट के बीच में कहीं 1 पड़ रहा है, तो आप मुझे हमेशा दो भाग करके दीजिएगा, एक 1 से आगे का और एक 1 से पीछे का। तो मैं इसे इंटीग्रेशन को पहले दो भागों में तोड़ता हूँ। I इक्वल टू है 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये ले लेता हूँ मैं 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर 1 वेयर I1 की वैल्यू बन जाती है 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट में इनफाइनाइट नहीं है, फर्स्ट काइंड नहीं हो सकती। साइन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में लाई करेगी, तो ये बाउंडेड है, यानी कि सेकंड काइंड भी नहीं हो सकती। तो आपका इंटीग्रेशन ना तो फर्स्ट काइंड का है ना सेकंड काइंड का है, तो आपका इंटीग्रेशन प्रॉपर इंटीग्रल है और प्रॉपर इंटीग्रल आर ऑलवेज कन्वर्जेंट। अब ये ले लेते हैं, चूंकि साइन एक्स स्क्वायर इज बाउंडेड इनफाइनाइट इंटरवल 0,1, so I1 is proper integral, therefore I1 is कन्वर्जेंट। तो इस कारण से जो आपकी I1 होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका काम तो खत्म हो गया है, क्योंकि अब I2 इक्वल टू आप लीजिएगा इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx। अब इस आप ऐसे पढ़िएगा 1 to इनफाइनाइट 1/2x अलग कर लीजिएगा और 2x साइन एक्स स्क्वायर dx अलग कर लीजिएगा। अब आपको fx और phi-x मानना है, fx और phi-x मानना है। phi-x आपको वो मानना है जिसका आप इंटीग्रेशन सिद्ध कर सके बाउंडेड है, और fx होना चाहिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन लिमिट लेने पर इनफाइनाइट लेने पर वैल्यू उसकी 0 आनी चाहिए। अब आप ऐसे करिएगा, लेट fx इक्वल टू ले लेते हैं 1/2x और phi-x इक्वल टू ले लेते हैं 2x साइन एक्स स्क्वायर। fx और phi-x आ चुका है। चलिएगा पहले fx के बारे में बात करते हैं। अब लिमिट देखिएगा 1 से इनफाइनाइट है, x बटे में पड़ा हुआ है, 1 से बड़ी जितनी वैल्यू रखोगे तो आंसर छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि fx इक्वल टू 1/2x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर x greater than 1 and limit x tends to infinite fx is equal to limit x tends to infinite 1/2x is equal to 0। फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो चुका है और लिमिट लेने पर जो आंसर है वो 0 आ चुका है, तो इसका काम तो आपका खत्म हो गया है। अब दूसरे में देख लीजिएगा, लिमिट 1 से इनफाइनाइट है और टेस्ट में जो अपर लिमिट थी वो x थी, क्योंकि आप ऐसे लीजिएगा मोड इंटीग्रेशन 1 से x लीजिएगा और यहाँ डालिएगा phi-x dx, तो ये हो जाता है मोड 1 से x, तो ये हो जाता है 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। साइन एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मोड माइनस इंटीग्रेशन माइनस का cos एक्स स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी 1 से एक्स स्क्वायर का मोड, ये हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट में पहले माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 1 माइनस cos एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos 1 में से क्या घटा रहा है, cos एक्स स्क्वायर। cos की जो वैल्यू, अब x आपको पता नहीं क्या हो सकता है, cos x कोई सी भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा cos हो या साइन हो। क्या बोला,
कॉस हो या साइन हो, तो उसकी वैल्यू -1 से +1 तक लाई कर सकती है ना। अब कॉस की दो डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं, कॉस की दो वैल्यू आप देख रहे हैं या साइन की दो वैल्यू आप देख रहे हैं, तो आप इसे हमेशा <2 डालेंगे। क्या डालेंगे? हमेशा <2, क्योंकि साइन या कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। तो इनका जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। तो यानी कि कॉस के किन्हीं भी दो मानों को लिया जाए या साइन के किन्हीं भी दो मानों को लिया जाए, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो सबसे बड़ा हमेशा 2 होता है। तो आप यहाँ डाल देंगे <2 डाल देंगे, तो यहाँ से ये बाउंडेड आ चुका है। इज टू इम्प्लाई इंटीग्रेशन 1 to x 5x dx is bounded for finite value of x by Dirichlet's test comma integration 1 to infinite fx 5x dx is equal to सही है 1 to x fx 5x dx is equal to 1 to infinite, और ये हो जाएगा sin x² dx I2 is convergent। I2 जो है वो कन्वर्जेंट हो चुका है, और इक्वेशन नंबर 1 में I1 + I2 था, तो दोनों कन्वर्जेंट हो चुके हैं। अब हम ये लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1 वी गेट दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इस तरह से मैंने डिरिचलेट इंटीग्रल का आपको एक क्वेश्चन करा दिया, एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपका HW में चला जाएगा और आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका HW में चला जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर 6 जो है आपका HW में चला जाएगा, 6 भी HW में चला जाएगा, और 7 भी HW में चला जाएगा। जो यहाँ पर एग्जाम्पल है ये 6, 7 वगैरह, ये 7 एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 ये आपके होमवर्क में चले जाएंगे। अब मैं एक्सरसाइज में आता हूँ। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो है डिरिचलेट इंटीग्रल का हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। ये लिखेगा एक्सरसाइज 12B। ये क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ देखिएगा, मैं ये जो चैप्टर है मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। जब तक आपको टेस्ट याद नहीं होने की, यानी कि कुछ चैप्टर आप कम से कम 2 या 3 बार नहीं निकालने के, तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन मिक्स नहीं करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, एक टेस्ट करा रहा हूँ और उस पर बेस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि जब एक ही टेस्ट पर आप 5-6 क्वेश्चन कर देंगे तो थोड़ा उसका हमें याद होना शुरू हो जाता है। अब ये एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 14 है। I = है इंटीग्रेशन 0 to infinite x/1 + x² sin x dx। अब यहाँ देखिएगा x मल्टीप्लाई कर रहा है और लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, तो फिर वही रूल लगाऊंगा, मुझे 2 लिमिट में तोड़ के दो इसे। तो इसे मैं तोड़ूंगा 0 to 1 x sin x/1 + x² dx + 1 से इनफाइनाइट x sin x/1 + x² dx। अब इसे मैं I1 + I2 मान लेता हूँ। I = I1 + I2 इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दोनों को अलग अलग लेता हूँ। I1 = है 0 to 1 x sin x/1 + x² dx। अब जो ये मेरा फंक्शन है, जो I1 इंटीग्रल है मेरा, तो इसमें लिमिट 0 to 1 है, तो लिमिट में इनफाइनाइट नहीं है, तो ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड मेरा नहीं हो सकता है। अब मुझे ये देखना है कि 0 से 1 तक अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे फंक्शन को कोई खतरा तो नहीं है। देखिएगा 0 भी अगर रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। अनंत नहीं आ रहा है, तो आपका फंक्शन बाउंडेड है। क्योंकि आप लिख सकते हैं x sin x/1 + x² is bounded in finite
interval 0, 1. So I1 is proper integral, therefore it is convergent. ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल हो चुका है, तो इस कारण से ये कन्वर्जेंट हो चुका है। अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं। अब I2 को देखते हैं। चूंकि I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट है x साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। आप इसे 1 to इनफाइनाइट ऐसे तोड़िएगा fx इंटू फाइव एक्स डी एक्स। जो fx हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन x। ये fx की वैल्यू हो गई है। अब सबसे पहले मैं fx के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि fx और फाइव एक्स दोनों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं fx के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो fx जो है मेरा मोनोटोनिक होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। लिमिट इनफाइनाइट लेने पर जो वैल्यू है मेरी 0 आनी चाहिए। आइए तीनों वैल्यू लिखते हैं। चूंकि fx इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा जो फंक्शन है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और x की जो लिमिट है वो 1 से आगे जा रही है। तो जब x की वैल्यू 1 से आगे जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। और जब बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग करते हैं तो आंसर छोटा आता चला जाएगा, है ना। तो ये आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। fx इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग and bounded for x greater than 1। अब यहाँ से लिमिट लेने चलता हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। x को नीचे ले जाना 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट में 0 प्लस इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ये भी टेस्ट पास हो गया है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो चुका है, बाउंडेड हो चुका है इस ग्रेटर देन 1 के लिए और लिमिट लेने पर 0 आ गया है। तो डिरिचलेट्स का आपका एक पार्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। आप चूंकि मोड में डालिएगा इंटीग्रेशन 1 to x 5x dx, मोड इंटीग्रेशन 1 to x 5x की वैल्यू खा लीजिएगा sin x dx। तो ये हो जाता है मोड माइनस का cos x। लिमिट 1 to x इक्वल टू मोड cos 1 माइनस cos x। अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल में ही मैंने ये बात कही थी कि अगर मोड के अंदर साइन की किन्हीं भी 2 वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है तो कॉस की और कॉस की भी 2 वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है तो इनकी सबसे बड़ी वैल्यू जो हो सकती है वो 2 हो सकती है डिफरेंस में। क्योंकि कॉस या साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती हैं। तो जब ये -1 से +1 के बीच में लाई करती हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो बड़े से बड़ा 2 आ सकता है। तो हम ये लगा देते हैं लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से हो जाता है टू इम्प्लाइज मोड 1 to x 5x dx इज बाउंडेड फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x। रूल पास हो चुके हैं। इसको इम्प्लाइड बाय डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट fx 5x dx 1 to इनफाइनाइट x sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू I2 इज कन्वर्जेंट। दूसरे टेस्ट में आपको ये बता दिया है कन्वर्जेंट है। I1 आपका प्रॉपर इंटीग्रल था वो कन्वर्जेंट है और I2 आपका डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट है। दोनों निश्चित राशि आएंगी तो प्लस करके भी आपको फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी। We conclude that by equation 1, given integral is convergent। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि गिवन इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है।
तो आज जो है ये 1 2 3 तीन क्वेश्चन समझाए गए हैं, 3 एग्जाम्पल समझाए गए हैं, 2 टेस्ट का प्रूफ बताया गया है और 4 एग्जाम्पल जो है होमवर्क में दिए गए हैं। आप इसे तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा आधा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट काइंड थोड़ा सा भारी होता है, आज का पोर्शन भारी है। एबिल टेस्ट और डिक्शनरी टेस्ट को ज़रा 2-3 बार प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना। ये वाला पोर्शन भारी होता है क्योंकि जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा म्यू टेस्ट में कुछ नहीं होता, कंपैरिजन टेस्ट में कुछ नहीं होता, जो सेकंड काइंड वाले होते हैं उनमें कुछ नहीं होता है, वो बहुत आसान होते हैं। बस ये वाला जो पोर्शन है एबिल वाला और डिरिचलेट वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको फंक्शन के बारे में।